उनकी सेवा निरंतरता उसमें जुटनी चाहिए। ये यूनिवर्सिटी एक्ट में भी, ये दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि एक ही काम कर रहे हैं, हम प्रमोशन के लिए छलांग करने जा रहे हैं बीपीएससी में देकर टेस्ट कराने, तो हमारा पोंछिए काट दीजिए। इसलिए महोदय, मैं पुनः यह कहता हूं कि उनकी जो सेवा निरंतरता है उसमें जोड़ी जाए। अनुभव, जितने दिन का अनुभव है, और आज अभी यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के पूर्व चेयरमैन बैठे हुए हैं और वर्तमान चेयरमैन भी बहाली कर रहे हैं। आप दूसरे कॉलेजों को, अफिलिएटेड कॉलेजों के 10 साल और 5 साल का आप काम करने का अनुभव जोड़ रहे हैं कि नहीं? आप उस पर आप अंक दे रहे हैं कि नहीं? ये दुनिया में ऐसा ही चलता है। एक अलग रूप से इसको प्रताड़ित करने के दृष्टिकोण से जो जूनियर आज बहाली हुआ है उसके कलेजा पर, आप सीनियर के कलेजा पर बैठा देंगे तो शिक्षण संस्थानों में इसका असर पड़ता है। इसलिए महोदय, मेरा आग्रह है कि उनका जो अनुभव का लाभ है उसमें जुटे। यह इस पर सरकार क्या कहती है? सभापति महोदय, प्रताड़ना की तो बात मेरे समझ के परे है और शायद इस सदन के समझ के भी परे है। शिक्षकों को जहां तक सुविधा दी जा रही है, एक चीज माननीय सदस्य भी बताना चाहेंगे, चूंकि उन्होंने लीगल प्रोविजन की बात की, हमने भी किया, तो क्या जो सक्षमता पास करने के पहले जब वो जो शिक्षक थे जिसे नगर निकायों ने या पंचायती राज व्यवस्था के अधीन उन्हें नियुक्ति दी गई, उन्हें टेम्परेरी स्तर पर या कॉन्ट्रैक्चुअल पर, तो वो हकदार नहीं थे न्यू पेंशन पॉलिसी के उस वक्त जब आप वहाँ पर जब आपकी नियुक्ति थी या आपको जब पंचायती राज व्यवस्था के तहत आपको शिक्षक के रूप में रखा गया, तो उस वक्त आप तो न्यू पॉलिसी स्कीम के, एनपीएस के तहत पेंशन स्कीम के हकदार नहीं थे। हकदार अब आप हुए हैं अब से, जबकि आप राज्यकर्मी का दर्जा पा लिए हैं तब। तो इसलिए प्रताड़ना की कहाँ से बात हो रही है? वो तो उनके सुविधा के लिए हम लोग ने सक्षमता परीक्षा की और उसको हम लोगों ने राजकर्मी का दर्जा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल उनके तरफ संवेदनशील रुख अपनाया है। जहाँ तक ये प्रश्न है, उन्होंने कहा कि सेवा जो उन्होंने दी है राज्य को और अपने अपने संस्थाओं में, उस पर हम विचार जरूर कर लेंगे, लेकिन कानूनन रूप से इसकी बाध्यता नहीं है, लेकिन फिर भी हम संवेदनशील होकर उस पर पुनः विचार करेंगे। धन्यवाद। शिक्षा उन्हें दी जा सके। और महोदय, यही कारण है कि हमारे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा 18% से ज़्यादा, करीब 52,639 करोड़ 3 लाख रुपए शिक्षा विभाग के लिए रखे गए हैं। हमारे सामने महोदय चुनौतियां अनेक है, जहां 74,000 से ज़्यादा स्कूल हैं, 1,80,00,000 से ज़्यादा 1 से 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, और हमारे पास करीब 5,77,000 शिक्षक हैं और सभी विश्वविद्यालयों मिलाकर के 26 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं हैं। ऐसे में हमें ये ध्यान रखना था कि शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार आए। इसी वजह से एक ऐतिहासिक कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया और कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हम लोगों ने 1,73,084 विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति एक ही दिन में की, जो पूरे हिंदुस्तान में एक हम समझते हैं ऐतिहासिक कदम रहा। इसके अतिरिक्त आने वाले दिनों में 1,60,083 और नियुक्तियां होंगी, और उसमें जैसा कि एक सदस्य कह रहे थे, कंप्यूटर शिक्षकों की भी संख्या 26,000 होगी। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकायों से जो शिक्षक थे उन्हें राजकर्मी का दर्जा देने के उद्देश्य से हम लोगों ने सक्षमता परीक्षा रखी, और प्रथम सक्षमता परीक्षा में 1,87,000 स्थानीय निकाय द्वारा ये लोग उत्तीर्ण हुए। आगे चल के 85,000 से ज़्यादा लोग और परीक्षा दे रहे हैं, और हम लोगों ने यह ध्यान में रखा है कि जब नियमावली बनाएंगे उनकी सांतरण की, तो उसमें काफ़ी उदारता रखेंगे, खास करके महिलाओं के बारे में, और ख़ास करके असाध्य रोग
या इस तरह के जो बीमारी से ग्रसित हैं या पति पत्नी हैं, तो उन लोगों का सांत्वना में हम लोग विशेष ध्यान देंगे। महोदय, अगर हम शिक्षा में सुधार चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हमारे शिक्षक भी उस तरह से उनकी ट्रेनिंग हो। इसी कारण से हमारे जो SCERT जो इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ पर मैं खुद भी गया हूँ, वहाँ पर हम लोगों ने किस तरह से शिक्षकों की ट्रेनिंग अच्छी तरीके से हो सके उस पर ध्यान दे रहे हैं। और आने वाले दिनों में हमारा लक्ष्य है कि जितने शिक्षक हैं कम से कम साल में उनकी 2 बार ट्रेनिंग हो सके और वहाँ पर जो सिलेबस बनाए जाए वो ऐसे बनाए जाए कि वो आगे चल के हमारे छात्र छात्राएं जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स देंगे उसमें वो बेहतरीन रूप से सामने आ सके, कर सके। इसके अतिरिक्त जो आधारभूत संरचना है, हम लोगों ने ध्यान दिया है कि किस तरीके से स्कूलों में जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसको दे पाएँ। उसके लिए हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं मुख्यालय स्तर पर और जिला स्तर पर, और हमने सभी माननीय सदस्यों से 10-10 विद्यालयों की सूची भी मांगी है, जिसका आने वाले सत्र तक, इसके बाद के सत्र तक उसका हम लोग जीर्णोद्धार करने का प्रयास करेंगे। कई माननीय सदस्यों ने शिकायतें भी की थी कि जो काम हुए अच्छे तरीके से नहीं हुए हैं, तो उस पर हम लोग इंक्वायरी करा रहे हैं और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर निश्चित रूप से कार्रवाइयाँ होंगी और कुछ कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। हम लोगों ने ये भी सुनिश्चित किया है कि जो हमारे निजी विश्वविद्यालय हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो सके, ताकि सही आंकड़ा आ सके, और जब उनका आधार सीडिंग कर देंगे तो ये पता चलेगा कि जो 25% जो गरीब बच्चे हैं, बच्चियां हैं और जिसके खर्चे की प्रतिपूर्ति सरकार करती है, वो सही आंकड़ा आ सके हमारे पास। और इस तरह से प्राइवेट स्कूलों में भी हम सही तरीके से मदद कर पाएंगे। परीक्षा संचालन में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमारी, और पिछले साल 1,35,00,000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी, और जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, इस बार जो हम लोगों ने बिल लाया है उसके अनुसार अब ऑनलाइन परीक्षाएं भी संभव हो पाएंगी। सरकार की जो मुख्य जो स्कीम्स हैं, जैसे मिड डे मील, मध्याह्न भोजन करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसमें नित्य 1 करोड़ करीब 10 लाख बच्चों को हम मध्याह्न भोजन सही तरीके से देते हैं, और उसमें जो अगर शिकायतें मिलती हैं तो हमारे कमांड कंट्रोल सेंटर पर कोई भी व्यक्ति उसके बारे में सूचना दे सकता है, उसके बारे में हम कर सकते हैं। और डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर्स हम करा रहे हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी हो रहा है। और अंत में मैं कुछ आंकड़ों को प्रस्तुत करना चाहूँगा जिससे पता चलेगा कि किस तरह से शिक्षा में गुणात्मक सुधार आए हैं। शिक्षकों की संख्या महोदय 2006 में 1,80,000 थी, इस बार 2024 में 5,77,000 है। इस तरह से विद्यालय में जो छात्र और शिक्षक का अनुपात था, पहले जो 65 और 1 का था, अब 32 और 1 का हो गया। उसी तरह से साक्षरता दर में महिलाओं में पहले 33% थी, अब 74% हो गई है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है 1% से कम हो गए हैं, और बजट में 11 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई है। अतः अपनी सूचना अध्यक्ष महोदय, राज्य के सरकारी विभागों में राज्य कर्मियों को अपने पद के अनुसार उसे 7वें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन के साथ ग्रेड पे दिया जा रहा है और लेवल भी निर्धारित है, जबकि बीपीएससी टीआर1, बीपीएससी पीआर2, बीपीएससी टीआर3 द्वारा चयनित अध्यापक एवं सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों को का ना ही ग्रेड पे निर्धारित किया गया है और ना ही लेवल तय किया गया है। सिर्फ नियोजन के तहत वर्ग 1 से 5 के अध्यापकों को एवं विशिष्ट शिक्षकों को 25,000, वर्ग 6 से 8 के अध्यापक को 28,000, वर्ग 9 से 10 के अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 31,000, वर्ग 11 से 12 के अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 32,000 रुपया मूल वेतन दिया जा रहा है, जो 7वें वेतन आयोग से बिल्कुल अलग है,
जिसके कारण भविष्य में अध्यापक एवं विशिष्ट अध्यापकों को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है, जबकि उक्त शिक्षकों को भी राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त है। अतः उक्त शिक्षकों के हित में पद के अनुसार शिक्षकों को ग्रेड पे तथा लेवल निर्धारित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को समान कार्य के बदले समान वेतन देने से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP संख्या 20/2018 बिहार सरकार एवं अन्य बनाम बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति एवं अन्य के साथ दिनांक 10/5/2019 को पारित आदेश, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समान कार्य के बदले समान वेतन देने हेतु पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया है। राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बेहतर वेतन एवं सेवा शर्त हेतुकृत संकल्पित रही है। राज्य सरकार ने सहानुभूति पूर्वक इन शिक्षकों को 1/9/2020 से EPF योजना, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा लगभग 5% अंशदान दिया गया है, से आच्छादित करते हुए दिनांक 1/4/2021 से 15% का वेतन वृद्धि किया गया। पुनः राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षकों को बेहतर सेवा शर्त एवं वेतन प्राप्त हो के परिप्रेक्ष्य में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 अधिसूचित किया गया। नए शिक्षकों की नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 अधिसूचित किया गया। सरकार द्वारा इन दोनों नियमावली से नया पद सृजित किया गया। यह पद 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सृजित किए गए हैं, इसलिए यह पद 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित पदों में सम्मिलित नहीं है। सरकार द्वारा सरकार के अन्य बहुत सारे पद सृजित किए जाते हैं जो 7वें वेतन आयोग में सम्मिलित नहीं होते हैं। इन दोनों नियमावली के तहत वर्ग 1 से 5 के शिक्षकों को 25,000, वर्ग 6 से 8 के शिक्षकों को 28,000, वर्ग 9 से 10 के शिक्षकों को 31,000 एवं वर्ग 11 से 12 के शिक्षकों को 25,000 प्रारंभिक वेतन निर्धारित करते हुए पे मैट्रिक्स का निर्धारण किया गया। उक्त नियमावली के तहत शिक्षकों को बेहतर प्रोन्नति का लाभ दिया गया। अगले संभावित जो वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग में ये शिक्षा विभाग द्वारा इन विद्यालय अध्यापकों एवं विशिष्ट शिक्षकों के वेतन मान को उचित स्तर पर निर्धारित करने हेतु वित्त विभाग को अनुशंसित किया जाएगा। महोदय, मैं पूरे वक्तव्य को मैं सुना। सरकार BPSC का एग्जामिनेशन लेकर के सरकार ने घोषणा किया कि वो राज्यकर्मी होंगे। दूसरी बात की सरकार ने ही घोषणा किया कि सक्षमता परीक्षा पास जो कर जाएंगे शिक्षक वो राज्यकर्मी होंगे। तो जब राज्यकर्मी होंगे तब फिर क्या औचित्य है कि आप उसको 7वें वेतन के लाभ से अलग रखेंगे, उस श्रेणी में नहीं रखेंगे? क्यों उसको राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए और राज्यकर्मी की घोषणा करते हुए उस लाभ से सरकार क्यों वंचित रखना चाहती है, ये मैं जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो विचार विमर्श किया गया वित्त विभाग से, ऐसी बात नहीं है कि सहानुभूति तो पूरी रखी गई। एक और आंकड़ा मैं पढ़ना चाहूंगा सदन के सामने। वर्ष 2003 में जो नियुक्त प्रशिक्षित शिक्षा मित्र थे, प्रारंभ में उनका नियत वेतन प्रति माह था 1,500, जो वर्तमान सकल वेतन प्रति माह हो गया 31,340। वर्ष 2006 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक थे 5,000, उनका वर्तमान सकल वेतन प्रति माह हो गया 29,410। वर्ष 2010 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक 7,000 था वेतनमान, तो उनका हो गया आज के दिन में 29,410। वर्ष 2013 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक 10,000 थे, उनका आज के दिन में 29,410 सकल वेतन प्रतिमाह हुआ। ये
वित्त विभाग की सोच थी कि इनका 7वें वेतन आयोग से आच्छादित नहीं होंगे और इनके लिए अलग से उन्होंने एक पे मैट्रिक्स बनाई। लेकिन साथ ही हमने ये भी कहा कि भविष्य में जब 8th पे कमीशन लागू होगा तो उसमें फिटमेंट कमेटी बैठती और फिटमेंट कमेटी जिस श्रेणी में ये फिट करेंगे उसमें उनको आच्छादित करेंगे। धन्यवाद। महोदय, जो सरकार के द्वारा वक्तव्य फिर दोबारा दिया गया, ये पुरानी बात को दोहराई गई कि जब कई नियोजन इकाई थी, आपने तय में उस तमाम नियोजन इकाई को भंग कर दिया। अब जिला स्तर पर नियोजन इकाई आपने गठित कर दिया, जितने जिला है उतने ही नियोजन इकाई है, और आपके फैसले से सरकार ने फैसला लिया कि अब तमाम जो पहली प्रक्रिया थी उसको हम समाप्त करते हैं और बीपीएससी से एग्जामिनेशन लेकर के हम शिक्षक को बहाल करेंगे और वो राज्यकर्मी होंगे। दूसरा, इस सरकार से हम लोग बात कर रहे थे कि जो पुराने तरीके से पंचायत से, प्रखंड से, जिला परिषद से जिन शिक्षकों को नियोजित किया गया उनको आप सरकारी कर्मी घोषित कीजिए। सरकार ने एक फैसला लिया, सक्षमता परीक्षा जो पास करेगा वो सरकारी कर्मी होंगे। तो सवाल उठता है कि सरकारी कर्मी वो सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, उनसे आप चुनाव में बूथ पर भेजते हैं, उनसे आप जो है सो बीएलओ बनाते हैं, उनको कई तरह का सवाल करते हैं। जब वो सरकारी कर्मी आपने घोषित किया है तब सरकारी कर्मी के बराबर उसके समकक्ष 7वां वेतन क्यों नहीं देना चाहती है, ये हम जानना चाहते हैं। तो नहीं, उनका कहना है कि वो पुराना जो बताया 4000 था, 2000 था, 3000 था। दूसरी बार खड़े होकर बोले नहीं सर। अध्यक्ष महोदय, जब ये पूरा मामला वित्त विभाग में गया, वित्त विभाग इसमें सारी निर्णय लेता है। पे मैट्रिक्स उन्होंने नया किया और कहा कि ये 7वें वेतन आयोग से आच्छादित नहीं होंगे। और दूसरी बात ये भी है, हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भविष्य में जब 8th पे कमीशन का इन्होंने बात उठाई है तो जब भी पे कमीशन केंद्र सरकार के द्वारा जब वो लागू होता है तो यहाँ बिहार में भी फिटमेंट कमेटी बैठती है और फिटमेंट कमेटी के अनुसार उस वक्त जिसमें करेंगे हम लोग अनुशंसा करेंगे। लेकिन अंतोगत्वा इन सभी मामलों में वित्त विभाग अपने वित्तीय प्रबंधन के तहत ही अंतिम फैसला देता है, जिसको सभी को स्वीकार करना पड़ता है। धन्यवाद। हो गया आपका? सर ठीक है, वो लोग पूछेंगे, लेकिन मेरा सबमिशन है सर, सप्लीमेंट्री मेरा ये है कि वित्त विभाग से सारी प्रक्रिया को पूरा करते हुए तब आपने बीपीएससी का एग्जामिनेशन लिया और तब आपने राज्यकर्मी का दर्जा दिया। तो साथ में वही घूम फिर के आ रहे हैं आप। 7वें वेतन का आप लाभ उसे क्यों नहीं देना चाहते? ये सरकार एक लास्ट करते हैं सर। मैं एक ही बात को बोल रहे, बोलिए अध्यक्ष। जाएगा कह तो रहे, हमने तो कहा ही कि जब 8th कमीशन का जो उसमें फाइंडिंग्स आएंगी तब बिहार में जब फिटमेंट कमेटी होगी तो अलग अलग विभाग का उसमें टेकअप किया जाता है, तो उस वक्त विचार किया जाएगा निश्चित रूप से। धन्यवाद। ओके अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023 में नियोजित शिक्षकों को महागठबंधन की सरकार में राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया था महोदय। और ध्यान जो शिक्षकों के हित में उनके पद के अनुसार ग्रेड पे और उनका लेवल जो तय करना है वो सरकार कब तक देने का विचार रखती है? यदि देने का विचार रखती है तो कब तक, नहीं तो क्यों? एक ही बात हो रही है। आपके माध्यम से मैं शॉर्ट में 2 पूरक पूछना चाहता हूं। क्या सरकार को ग्रेड पे निर्धारण करने में आर्थिक बोझ आ रही है? और यदि आर्थिक बोझ आ रही है तो सरकार बतावे कि कितने की आर्थिक बोझ आ रही है, तब जो है वो इनको करने में क्या कठिनाई आ रही है आर्थिक बोझ आने में? ये मेरा सवाल है। बैठिए, और कोई पूछने वाले नहीं ना है? चलिए आप बताइए। महोदय, ये तो जब ऐसे मामले वित्त विभाग में जाते हैं तो नीति निर्धारण और सारी समीक्षा वित्त विभाग करती है, तो वित्त विभाग का निर्णय सभी को मान्य होता है और इस पर क्या आंतरिक जो वित्तीय बोझ रहेगा सभी चीजों का कैलकुलेशन उन्होंने किया होगा, तभी इस तरह का उन्होंने इस निर्णय पर पहुंचे जिससे
जिसके बारे में हमने सदन को अवगत किया है। अध्यक्ष, सूचना को पढ़े। अध्यक्ष